हेलो गाइज। तो आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 130 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एसएससी सीजीएल 2022 वीडियो एग्जाम और आरओ और पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट 7 है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की वाली सत्ता है। तो भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। तो आपके राष्ट्रपति जी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग कब गठित किया गया। तो 1950 में। तो 15 मार्च 1950 को क्या किया गया था, राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा का जो सदस्य है वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो आर्टिकल 268 से लेकर 281 के अंतर्गत किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो नापतोल, रक्षा, जेल, जनगणना। तो आपका जो जेल है वो है किसका, राज्य सूची का विषय है। रक्षा आपके केंद्र सूची का विषय है, याद रखिएगा। नापतोल समवर्ती सूची का है और जनगणना भी आपके केंद्र सूची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो केंद्र राज्य संबंध है वो आपके 7वीं अनुसूची में है, जिसमें आपको 3 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषाएं देखने को मिलेंगी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है और 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधान संबंध दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं। तो भाग 11 में दिए गए हैं, याद रखिएगा, भाग 11। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है वो है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से विस्तार। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या किया गया है, अंतः राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो अंतः राज्य परिषद के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 263 के तहत किया गया है। किसके, आर्टिकल 263 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतः राज्य परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो एक अंतः राज्य परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग संबंधित है। तो सरकारिया जो आयोग है वो आपके केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। किससे, केंद्र राज्य संबंध से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1971 में केंद्र राज्य संबंध पर गठित राजमन्नार समिति, कौन सी समिति, राजमन्नार समिति किस राज्य से संबंधित है। तो आपके तमिलनाडु से है, याद रखना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार किसके पास है। तो भारतीय संविधान में जो अपशिष्ट अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, याद रखिएगा, केंद्र सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन है कि किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। तो किन परिस्थितियों में, तो आपके आपातकाल के समय भी कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति पर भी और अंतर राष्ट्रीय संधि व समझौते लागू होने पर। तो उपयुक्त सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1983 में किया गया था। कब, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक जो नियोजन है वो आपकी समवर्ती सूची का विषय है। किसका, समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो आपकी जो बर्मा समिति है वो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का जो विषय है वो है आपका रेलवे पुलिस।
तो रेलवे पुलिस आपके राज्य सूची का विषय है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो राज्य विधान परिषद का जो प्रावधान वो अनुच्छेद 171 में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद, तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये प्रावधान अनुच्छेद 169 में है, याद रखना, अनुच्छेद 169 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो आपके जो विधान परिषद है इसको संसद द्वारा समाप्त किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उसकी समाप्ति संसद द्वारा की जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? तो विधान परिषद में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो 1/6 होते हैं, तो 1/6 मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य में विधान परिषद है? तो वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखिएगा, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपका जो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपके विधान परिषद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद किसी राज्य में राज्य विधान परिषद का गठन कर सकती है? तो संसद किसी राज्य में राज्य विधान परिषद का गठन साधारण बहुमत से कर सकती है। किसके तहत? तो साधारण बहुमत के तहत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए? तो विधान परिषद में जो सदस्यों की क्या है, मैक्सिमम संख्या होनी चाहिए, तो वो विधानसभा की 1/3 होनी चाहिए। कितना? विधानसभा की 1/3। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है, तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सभापति को हटाने का संकल्प, तो विधान परिषद के सभापति को हटाने का संकल्प पास करने के कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? तो 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? तो विधान परिषद राज्य से संबंधित है, तो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है इनके वेतन और भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में क्या है, 100 हैं। कितने? 100 हैं, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 1+33 है, तो यहाँ पर पूछा गया है मुख्य न्यायाधीश सहित, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस दिन किया गया था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। कब? 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है वो संसद को हो, याद रखिएगा, किसको? संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किससे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। किसको? राष्ट्रपति को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है, तो सर्वोच्च न्यायालय में 65 है और हाई कोर्ट में आपके 62 वर्ष है, तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो कहाँ पर कर सकते हैं? कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। कितनी?
5 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में की गई है? तो केशवानंद भारती में 13, तो 13 जजों की बेंच बैठी थी किसमें? केशवानंद भारती 1973 में, याद रखना 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में, तो निम्नलिखित में से किस वाद में क्या किया गया है? उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो केशवानंद भारती केस 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो आर्टिकल होगा 137, आर्टिकल नंबर 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति का प्रयोग करते हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपके यूएसए से, अर्थात अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही या जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 122 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक कहा जाता है वो आपके किसको कहा जाता है? तो आपके सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो आपके राष्ट्रपति को है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 143 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल का, तो आईपीएल को कहा जाता है क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, याद रखिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको कहता है पीआईएल, पीआईएल कहा जाता है। आईपीएल तो आपका मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत हुई थी यूएसए में हुई थी, याद रखना यूएसए में। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपके हीरालाल जेकानिया जी स्वतंत्र भारत के प्रमुख क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद भारत की पहली महिला जज कौन थी? तो आज़ाद भारत की पहली महिला जज थी आपकी अन्ना चांडी जी। तो अन्ना चांडी जी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 200, तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक प्रावधान है किसका? उच्चतम न्यायालय का। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए, या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष का क्या होना चाहिए? वकील होना चाहिए। तो उपरोक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं क्या? तो उपरोक्त सभी होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ध्यान में रखना, मनोनीत नहीं होते हैं। और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो आपके 71वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है? तो आपके जो क्या होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य तो शामिल होते हैं लेकिन निर्वाचित होते हैं, ध्यान में रखना। निर्वाचित शब्द का यहाँ पर यूज नहीं किए गए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा, अर्थात विधान परिषद का होगा, तो वो मत देने के लिए बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बाध्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए उसका पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। तो ये भारत में एक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन की जो योग्यता निर्धारित करता है वो अनुच्छेद कितना है? 57 है, याद रखना, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को कहाँ सुलझाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति से चुनाव के जो विवाद होते हैं वो केवल कहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो ध्यान में रखना, केवल सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। तो अपने पद के ग्रहण के दिन से ही 5 वर्ष तक रहता है, हालांकि उससे ज़्यादा भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा। तो संसद द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 के तहत। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा चलाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, या लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी के द्वारा चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की आवश्यक सूचना देनी पड़ती है? तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, कौन सी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है वो 6 माह के अंदर में भर लिया जाना आवश्यक है। हालांकि कभी भी उनका पद रिक्त नहीं होता है, उनके स्थान पे उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि वर्तमान में कौन है? तो आपको बताना है कि 50वें CJI भारत के कौन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष वो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 54 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है। तो भारतीय गणराज्य का जो प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो आर्टिकल 108 के तहत होती है और राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 123 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश जी राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो बिहार से। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कहाँ से थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो आपकी नीलम संजीव रेड्डी जी को है। किसको? नीलम संजीव रेड्डी जी को, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143 है। कौन? आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? याद रखिएगा, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने दिन बाद
तो कितने दिन तक क्या रहता है, जारी रखना आवश्यक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो 42 दिन तक, अर्थात 6 कितना, तो 6 वीक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होती है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय पूछा गया है। उच्चतम की 65 होती है, उच्च न्यायालय की होती है 62 वर्ष। याद रखिएगा कितना, 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। कहाँ से, राज्य की समेकित निधि से। लेकिन एक बात याद रखना है कि उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जज हो जाते हैं उनका जो पेंशन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से, भारत की संचित निधि से। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्र अधिकार है। तो अंडमान निकोबार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर आपको मिलेगा कोलकाता। क्या, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने, 25 हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो एक से अधिक राज्यों के लिए कौन सा है, तो मुंबई है आपका। कौन, मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। तो मूल अधिकारों का संरक्षण है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी संस्था अथवा व्यक्ति को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं क्या, परमादेश कहते हैं। तो उसको परमादेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्य उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार नहीं है। तो राज्य उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार नहीं वो परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 100 किसके तहत, 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो वो याचिका जो है उसको कहते हैं उत्प्रेक्षण। क्या कहा जाता है, उत्प्रेक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 233 में है। किसमें, आर्टिकल 233 में, याद रखिएगा। तो गाइस आज यहीं तक करते हैं, कल नेक्स्ट 100 क्वेश्चन कर लेंगे। मॉक टेस्ट 7 नहीं 8 कर लेंगे। तो वीडियो बस इतना ही चलेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।